अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 14 अप्रैल 2026 है, मंगल का दिन है। गुज़िश्ता 18 घंटों में जब से मैंने पिछला व्लॉग किया उसके बाद से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, जिनका ताल्लुक ईरान से है, जिनका ताल्लुक अमेरिका ईरान के इंटरेक्शन और डायनामिक्स से है, जिनका ताल्लुक ब्लॉकेड से है, जिसके ऊपर सेंटकॉम ने काम करना शुरू कर दिया है, उसे ऑपरेशनलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि उसकी मुकम्मल ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो नहीं हो सकी। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर से आने वाली खबरों से भी है, जहाँ पाकिस्तान की हुकूमत और दुनिया के सबसे जो बड़े स्टेट्समैन हैं इस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो हाथ पाँव मार रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान में बहुत जल्दी एक सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो भी करवा सकते हैं। और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेटिकन के जो हेड हैं पोप लियो दी 14 जो क्रिश्चियन वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड हैं, कैथोलिक चर्च के हेड हैं, उनके साथ जो फड्डा शुरू कर दिया है, जो नया एक कट्टा खोला है, वो भी हमारे सामने डेवलपमेंट्स हैं। इन तमाम डेवलपमेंट्स का मैं वैसे तो इनकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे सामने सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ब्लॉकेड और अमेरिकन और ईरान के दरमियान में किस किस्म की नेगोशिएशन हो रही हैं, क्या मुमकिन है उसका हल निकल सकता है, जहाँ एक पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आपको नज़र आती है, अनलेस कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। मैं उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन ये डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपके सामने कर दूँ कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना मशहूर ट्वीट किया वेटिकन के हेड जनाब पोप लियो दी 14 के ख़िलाफ़, उन्होंने ट्रूथ सोशल पे बहुत लंबा चौड़ा एक नोट लिखा कि कैसे पोप जो हैं वो अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं, पोप जो हैं वो एक न्यूक्लियर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, पोप को पता कुछ नहीं है, पोप जो है वो क्राइम के ऊपर बहुत ज़्यादा नरम है, वो पोप को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये भी दावा कर दिया कि पोप लियो दी 14 को पोप कार्डिनल्स ने बनाया है इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप से कुर्बत हासिल की जाए, कि अमेरिकन जो बिशप है या अमेरिकन कार्डिनल है उसे उन्होंने पोप बना दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस तक उनको एक्सेस जो है वो हासिल हो सके। ये वो बात है जिसका दुनिया से बहुत सी जो कैथोलिक वर्ल्ड की शख्सियात हैं, जो बिशप्स हैं, जो कार्डिनल हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत भी की है। मेरा ख्याल है वेटिकन ने भी इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये अपना ट्रूथ सोशल के ऊपर ये ट्वीट करने के 2 घंटे या 1 घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल के ऊपर एक इमेज इशू कर दिया जिसमें खुदा न खास्ता उन्होंने अपने आप को जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तशबीह में उन्होंने अपने आप को कंपैरिजन कर दिया। और ये एक इमेज है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक चोगा पहना हुआ है जो सुर्ख रंग का है और नीले रंग का है, जो कि कलर्स हैं कैथोलिक चर्च के, और उनके चेहरे पे ख़ास किस्म का नूर है और उनके हाथों से शुआएँ निकल रही हैं, जिसके ज़रिए एक हस्पताल में एक शख्स जो बीमार पड़ा है एक अस्पताल के बेड में, उसे डोनाल्ड ट्रंप उसके सर के ऊपर हाथ लगा रहे हैं, उसे शिफा देने के लिए, उसे सेहत देने के लिए, उसे हील करने के लिए, जिस तरह से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किया करते थे एज़ पर दी क्रिश्चियन लिटरेचर एंड सेंस ऑफ बिलीफ। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं वैसे तो रात के 1 बजे से आगे का वक्त है, लेकिन मैं एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठा हूं और मैं नॉइज़ कैंसलेशन भी इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ ना कुछ शोर जो है ट्रैफिक का, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती हैं पीछे से, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो इसमें कैप्चर हो रहा है, लेकिन गुजारा हमारा बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। तो इसका बड़ा ज़ाहिर रिएक्शन हुआ। अब वो रिएक्शन अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में, नॉर्थ से साउथ में, पॉलिटिकल सेक्शन से, मीडिया की तरफ से, चर्चेस की तरफ से हुआ, लेकिन वो यूरोप से भी हो रहा है, वो पुर्तगाल से भी हो रहा है, वो स्पेन से भी हो रहा है, वो इटली से भी हो रहा है। और इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए तो एक मुसीबत ही खड़ी हो गई क्योंकि इटली में ज़ाहिर है वेटिकन है मौजूद और इटली एक रिलीजियस सोसाइटी है, कैथोलिक है। और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का एक हलीफ समझा करती थी बहुत फ़ख्र से, और अब वो बिल्कुल डर चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साय से भी डरने लग गई हैं। उन्होंने बादल न खास्ता एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ होली फादर के बारे में कहा वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, नाजायज़ है। डोनाल्ड ट्रंप को इस पर अपोलोजाइज़ करना चाहिए। ज़ाहिर है कि पोप जो है वो वॉर मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस एंड लाइफ एंड डेथ जो है उस पर अपना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। तो चलें, ये तो एक नया ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ कटा जो है वो खुल गया। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो जो इमेज था ट्रूथ सोशल के ऊपर उसको डिलीट कर दिया है। और उन्होंने मैकडोनल्ड से, मैं भी इस वक्त एक मैकडोनल्ड के बाहर बैठा हूँ, लेकिन मैकडोनल्ड की डोनाल्ड ट्रंप एक डिलीवरी ले रहे थे। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस के अंदर मैकडोनल्ड की डिलीवरीज ऑर्डर करते हैं और मैकडोनल्ड की डिलीवरीज को खुद से शायद रिसीव भी करते हैं। मतलब ये अजीब सा कहानी है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने उस मौके पे ये स्टेटमेंट दी कि जो सारे का सारा लिबरल मीडिया है, अल्लाह इनको गारत करे, खुदा इनको ख़त्म कर दे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और ये सारे जो पॉडकास्टर्स हैं इन्होंने एक गलत इंटरप्रेट किया है। मैं तो दर हकीकत उस इमेज में अपने आप को एक मालज और एक फिजिशियन की शक्ल में दिखा रहा था। मैं कोई जीसस क्राइस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन
उन्होंने ये कहा कि मुझे पोप से माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगनी है, बिकॉज़ पोप जो है वो डेफ़िनेटली गलत हैं और मैं सही हूँ। अब ये तो चलें एक सिचुएशन हो गई। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसकी तफ़सीलात मैं चाहूँगा कि मैं लैपटॉप के ऊपर बैठ के आपके साथ मैं आपको दिखाऊँ उसकी, क्योंकि उसको दिखाए बगैर बात बनती नहीं है। जिसमें बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, जो ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ जो है, उनकी जो ज़हनी कैफ़ियत है, उनकी ज़हनी दिमागी जो कि इस वक़्त हालात हैं, कि वो ठीक हैं कि नहीं हैं, या वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है या पागल हैं, उस हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये जो रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, ये कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंट की या दो कॉरेस्पॉन्डेंट्स की रिपोर्ट नहीं है। ये दर हकीकत उसमें दर्जनों लोगों के साथ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे भी लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं, जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब का इसमें इनपुट है। और ये रिपोर्ट कहती है कि इससे पहले भी बहुत से अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे गुजरे जिन पे ये इल्ज़ाम लगा कि वो ज़हनी हैजान का शिकार हैं, डिमेंशिया का शिकार हैं, चीज़ें भूल जाते हैं, उनकी फ़ैसला साजी ठीक नहीं है, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और कुछ दफ़ा प्रेसिडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने जानबूझ के ये तासुर पेश करने की कोशिश की, जैसे रिचर्ड निक्सन जो थे 70s में, वो ये चाहते थे कि हेनरी किसिंजर ये आइडिया प्लांट करें वियतनामीज़ के जहन में कि रिचर्ड निक्सन पागल हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के भी बहुत से सपोर्टर्स ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप असल में पागल नहीं है, वो सिर्फ एक इंप्रेशन प्लांट करना चाहते हैं ईरानियों के जहन में कि मैं पागल हूँ, मैं कुछ भी कर गुजर सकता, ताकि ईरानी उससे डरें। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि इससे पहले अमेरिका की 200 बरस की तारीख में किसी भी प्रेसिडेंट के बारे में खुल्लम खुल्ला मीडिया के ऊपर, पॉलिटिकल सर्कल्स में, सिविल सोसाइटी में, सोशल हलकों के अंदर और बिहाइंड द सीन उनके अपने सपोर्टर्स के अंदर इतनी खुल के कभी ये डिबेट नहीं हुई है कि प्रेसिडेंट जो है उनकी इम्पीचमेंट करनी चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट की जहनी हालत जो है वो ठीक नहीं है, और 25th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये डिबेट सबसे कम हो रही है तो वो इस वक्त रिपब्लिकन सेक्शन ऑफ द कांग्रेस में नहीं हो रही, जहाँ रिपब्लिकन जो कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के हैं उनके अपने मुंह बंद हैं, बाकी सारा अमेरिका जो है इस चीज़ को डिस्कस करने लगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं लैपटॉप के ऊपर बैठूँ और वहाँ पे आपको ये रिपोर्ट के हिस्से पढ़ के भी सुनाऊँ, तर्जुमा करके भी सुनाऊँ, साथ साथ उसकी हेडलाइंस और लोगों के कमेंट्स भी मैं आपको सुनाऊँ। पाकिस्तान के अखबारात से मसलसल ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट्समैन, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे इन्फ्लुएंशियल जो स्टेट्समैन है जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त बड़ी कोशिश कर रहे हैं अलॉन्ग विद इसाक डार, और उनका फ़ोन मुसलसल खड़क रहा है, और वो अलॉन्ग विद तुर्की एंड इजिप्ट की कोशिश कर रहे हैं कि इसी हफ्ते बहुत जल्दी अमेरिका और ईरान के दरमियान में एक सेकंड राउंड हो जाए। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मज़े ही मज़े हो गए हैं शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के, कभी उनको कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी इंपॉर्टेंस उनको मिल जाए, तो वो अब इसके ऊपर कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं और हर तरफ खेल रहे हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान की एयरफोर्स दे दी है, किंग अब्दुल अजीज़ बेस के ऊपर, अमेरिका और ईरान की सुलह करवा रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरानी जो है वो भी वैसे अच्छा, दूसरी तरफ से ये है कि एक आइडिया ये है कि हो सकता है एक सेकंड राउंड इसका हो जाए, और मैंने एक जगह ये पढ़ा है वाशिंगटन पोस्ट के अंदर कि हो सकता है, क्या अल जज़ीरा में पढ़ा है मैंने, कि ये हो सकता है कि इस थर्सडे को, जुमेरात को, यानी 2 दिन के बाद भी हो जाए। लेकिन बहुत सी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये पाकिस्तान में ना हो, ये जनेवा में हो। अमेरिकन चाहते हैं कि ये जनेवा में हो, लेकिन ईरानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में। अब इसकी क्या वजह है, ईरानी क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो, उनको पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत क्यों आ गई? मोहब्बत नहीं है, सिक्योरिटी की कंसिडरेशन है। ईरानियंस इससे बड़े खाइफ हैं कि उनको अगर बहुत दूर जाना पड़ता है, जब वो पाकिस्तान आए तो उनका जो रूट था वो तेहरान के करीब से उन्होंने टेक ऑफ किया, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में दाखिल हुए और अफ़गानिस्तान की टेरिटरी से वो पाकिस्तान में आए और यूँ वो इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस के ऊपर पहुँचे। और इस सारे टाइम पीरियड में पाकिस्तान के जो PAF के तैयारे हैं, F-16 जो हैं, ये जो भी हैं, उन्होंने उनको अपने हिफाजत में लिया, और शायद ईरान के अंदर से ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको अपनी हिफाजत में लिया और इसी तरह से अपनी हिफाजत में उन्हें वापस छोड़ा। और ये डिस्टेंस इस किस्म का है कि ये इलाका बाय एंड लार्ज सिक्योर है, बिकॉज जब वो तेहरान से उड़ते हैं, जो कि एक ख़तरनाक जगह है जहाँ तक इसराइली जहाज़ों की मार है, बहुत जल्दी वो माफ़ कीजिएगा, बहुत जल्दी वो सेंट्रल ईरान से निकल के जब वो हवाई जहाज़ चलता है तो वो ईस्टर्न ईरान में आ जाता है और उसके बाद अफ़गानिस्तान में आ जाता है, जो कि इसराइली तैयारों की रेंज से बाहर हो जाता है, क्योंकि इसराइली तैयारे, आपको पता है कि ईरान के ऊपर भी जो बॉम्बिंग रेट्स करते हैं उनको मिड एयर रीफ्यूलिंग की ज़रूरत होती है ओवर इराक, जो कि उनको अमेरिकन प्लेन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और अमेरिकन प्लेन्स ऑफ कोर्स ईरानी डेलीगेशन को मारने के इस किस्म की किसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते। बहरहाल इसराइली जो हैं
वो ईस्टर्न ईरान के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हिट जो है नहीं कर सकते। या मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि बाज़ पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये भी सौदा बेचा गया कि पाकिस्तान ने किंग अब्दुल अजीज़ बेस के ऊपर जो पाकिस्तान के एयरफोर्स का कंटेंजेंट के स्क्वाड्रन रखे हैं, उसकी एक वजह यह है कि ताकि वहाँ पर इसराइल को साजिश ना कर सके और ईरान को भी प्रोटेक्शन वहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। ये बात बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैंने आपको रूट बताया है तफसील से। और एक बार बल्कि ये कहा गया कि ये इसलिए रखे गए हैं कि ईरान का जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आया उसको हवा में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी थी वापस जाते हुए या आते हुए। ज़ाहिर है कि इस बात में कोई हकीकत नहीं है। वो जो वहाँ रखे गए हैं सऊदी अरब के अंदर किंग अब्दुल अजीज़ में, वो पावर प्रोटेक्शन है सऊदी अरब के फेवर में और वो अगेंस्ट ईरान जाती है, वो किसी भी सूरत में इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाती। बहरहाल फॉर देयर ओन सिक्योरिटी रीजंस ईरानियन ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ और ये ऐन मुमकिन है कि इस थर्सडे तक एक सेकेंड राउंड हो। देखिए होता है, ये ट्रांसपायर के नहीं होता, लेकिन ये एक रिपोर्ट है कि या पाकिस्तान में या जेनेवा में एक सेकेंड राउंड जो है इस किस्म का हो सकता है। अब इसमें जो सबसे मैं सब्सटेंशियल चीज़ की तरफ चलना चाहूँ उसका ताल्लुक ईरान से भी है, उसका ताल्लुक अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस से भी है। जेडी वैंस ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने मंडे के दिन शाम को फॉक्स न्यूज़ के एक प्रोग्राम में, जहां उन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि हमारी जो 21 घंटों की डिप्लोमेसी थी, वैसे तो 15 घंटे की थी, लेकिन 21 घंटे की जो डिप्लोमेसी थी उसमें वो बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हुई, हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिला, हमारी प्रोग्रेस भी हुई और अब हमने अपना एक प्रपोज़ल, जिसकी उन्होंने तफसीलात नहीं दी, वो हमने ईरान के सामने रख दिया। वैसे ये ज़रूर है कि जेडी वैंस बार बार ये कह रहे हैं कि मसला हमारा, जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं मसला हमारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन का मसला है, हमें ईरान ने ये गारंटीज़ देनी है कि ईरान जो है वो एक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा और न्यूक्लियर वेपन की बनाने की तरफ जाने के जितने भी रास्ते, रूट्स और मैकेनिज़म्स हैं उसके ऊपर ईरान काम नहीं करेगा। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगला राउंड जो है वो आप कब समझते हैं कि अगला राउंड इसका होगा, तो जेडी वैंस का कहना था कि ये टोटली तौर पे ईरान के ऊपर डिपेंड करता है। ईरान के सामने हमारा प्रपोज़ल है, जिसकी उन्होंने तफसीलात शेयर नहीं की, लेकिन ईरान को इस स्टेज के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखानी चाहिए। अब इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जो रिपोर्टेड है, ब्लैक एंड वाइट में है, कि मंडे ही के दिन में ईरान ने अमेरिका के उस प्रपोज़ल का जवाब भी दिया है और एक सिंगल पॉइंट जवाब अभी तक हमारे सामने आया है। हम उसकी बेसिस पे एस्यूम कर सकते हैं कि आई थिंक ये शोर बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं रुक गया हूँ। इसकी बेसिस पे हम ये एस्यूम कर सकते हैं कि जो प्रपोज़ल रखा है जेडी वैंस ने इस्लामाबाद के सरीना होटल में ईरान की डेलीगेशन के सामने, उसका जो सेंट्रल प्लांक है, उसकी जो जिस्ट है वो ये थी कि ईरान ये सर्टिफाई करे कि वो 20 बरस तक, 20 ईयर्स तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम नहीं करेगा और ज़ाहिर है उसकी बड़ी फिर एक इंटेंस IAEA रिलेटेड स्क्रूटनी होगी, सुपरविजन होगी। अब मंडे के दिन ईरान ने ऑफिशियली तौर पे, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मीडिया और अकॉर्डिंग टू अल जज़ीरा एंड TRT, अमेरिका को ये मैसेज भेजा है कि ईरान 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करेगा। ये ईरान ने अमेरिका को ऑफ़र की है। ये एक ऐसी ऑफ़र है जिसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये एक पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन है। पॉजिटिव सेंस ऑफ डायरेक्शन ये है कि अगर ईरान कह रहा है कि अमेरिका कह रहा है 5 साल, अमेरिका ये नहीं कह रहा कि ईरान गारंटी करे कि वो कभी भी नहीं करेगा और उसको यूनाइटेड नेशन के सामने गारंटीज़ दे कि कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि वो 20 बरस तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब है, जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक्सप्लेन किया था, कि अमेरिकन्स JCPOA से, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कैंसिल कर दिया था, उससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं। जो 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, जिसे ईरान US डील कहा जाता है, उसमें ईरान ने ये कमिटमेंट दी थी और ईरान से ये मनवाया गया था कि ईरान 2030 तक सिर्फ 3.67% न्यूक्लियर इन्रिचमेंट, यूरेनियम इन्रिचमेंट करेगा और उसके बाद फिर उसके पास परमिशन होगी 2030 के बाद कि IAEA के प्रोटोकॉल्स में जो भी परमिशन एक स्टेट के पास होती है वो उस कर सकता है। अब हम इस वक्त 2026 में खड़े हैं। अब अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपने मुंह से लिख के उनको प्रपोजल देती है कि 20 साल आप प्रॉमिस करें कि हमें न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है एक ऐसे वक्त में जब जॉन मर्शाइमर और बहुत से और प्रोफेसर्स ये कहते हैं कि ईरान को इस जंग ने ये साबित कर दिया है ईरान के पास कि उसका जो रियल डिटरेंट है, उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, वरना ये इसराइल अमेरिका की जंगें जो हैं ये कभी ख़त्म नहीं हो सकेंगी। लेकिन ईरानियंस का उसके जवाब में ये कहना कि हम आपको ये गारंटीज़ ऑफर कर सकते हैं कि हम 5 साल तक न्यूक्लियर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है। बिकॉज ये 5 साल अमेरिका की तरफ से 20 साल 15 बन सकते हैं, ईरान की तरफ से 5 जो हैं वो 7.5 या 10 बन सकते हैं, अमेरिका के 15 रिड्यूस होकर 12.5 बन सकते हैं, ईरान के 7.5 या 10 जो हैं वो 12.5 पे हो सकते हैं या 12 पे हो सकते हैं, और यूँ यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला जो है वो इमर्ज कर सकता है।
और इसकी एविडेंस हमारे पास है कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में उसके बाद मस्कत, ओमान और जेनेवा की जो टॉक्स थी इस साल फरवरी में, उसमें भी ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट पे, न्यूक्लियर पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की थी। ऑफ़र उन्होंने किया था, बाद में उनका कहना यह था कि उनकी ऑफ़र्स इतनी मटेरियल और सब्सटैंशियल थी जिनको कि इसराइल की जो अमेरिका की टीम थी, स्टीव विटकॉफ की और जॉर्ज कुशनर की अपने नातजर्बाकारी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो उसे ग्रैस्प ना कर सकी, जिसे ब्रिटेन के जो NSA हैं, नाम मुझे पता नहीं उनका जोनाथन पावल था या क्या था, बहरहाल ब्रिटेन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे उनका भी ये कहना था कि ये इतनी इनकॉम्पिटेंट अमेरिकन टीम थी, इतनी इनएक्सपीरियंस थी कि टेक्निकल नहीं थी कि उनको समझ ही नहीं आया कि ईरानी उनको क्या ऑफ़र कर रहे हैं। और यही चीज़ जो है वो बदर अल बुसैदी जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बाद में इकोनॉमिस्ट में अपना आर्टिकल भी लिखा, जिन्होंने इस हवाले से आके अमेरिकन में NBC और CBS के ऊपर बात भी की, उनका भी ये कहना था कि ईरान ने बहुत ही सब्सटेंशियल ऑफर्स की थी जिनको कि अमेरिकन टीम ग्रास्प ना कर सकी। कि मेरा आपको पता है कि एनालिसिस ये है कि उनको भेजा ही इसलिए गया था कार्टून्स को कि कुछ भी मकसद ही नहीं था और ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब जब हम न्यूक्लियर और एनरिचमेंट की, मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है आपके सामने कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड प्रोग्रेस की। जो असल इशूज़ हैं जिसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता लॉजिकली स्पीकिंग, वो इशू है सैंक्शंस। ईरान को प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शन से जान छुड़ानी है जो 50 साल से उसके ऊपर है, जिसकी वजह से एक ईरान की इकॉनमी जो मशरक़ वस्ती की पोटेंशली सबसे बड़ी इकॉनमी है और सबसे प्रोग्रेसिव ये सोसाइटी है तुर्की के बाद, ये जो है इसे ग्रो करने का मौका जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और ये सैंक्शंस ही हैं जिसकी वजह से ईरान मगरब के साथ, दुनिया के साथ, अमेरिका के साथ एक प्रॉपर बेहतर नॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा। फिर दूसरी चीज़ मिसाइल प्रोग्राम है। ये मिसाइल प्रोग्राम गुज़िश्ता 15-20 साल से डिस्कस हो रहा है, लेकिन इस जंग में, जून की जंग में, 2025 की जंग में और अब जो जंग है मार्च की, फरवरी की, इसने बात साबित कर दी है कि ईरान के पास अगर कोई लेवरेज था तो वो उसके ड्रोन्स थे, उसका मिसाइल प्रोग्राम था, तीसरी चीज़ उसकी हुर्मस थी। तो अभी एक्सपेक्ट करना है इस स्टेज पे कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर, उनकी रीच के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि ईरान ये गारंटी करेगा कि वो कोई ऐसे मिसाइल नहीं बनाएगा जो अमेरिका को और यूरोप को हिट कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि इसराइली नहीं चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन ईरान इस किस्म का ऑफ़र कर सकता है और अमेरिका इस किस्म के ऑफ़र को मान भी सकता है। तीसरी चीज़ जिसे अमेरिकन प्रॉक्सीज़ कहते हैं और जिसे ईरानियंस एक्सेस रेजिस्टेंस कहते हैं, वहाँ भी मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि उनका क्या रिलेशनशिप होगा या उनकी भी एक सुलह करवाई जाए इसराइल के साथ, लेकिन वो भी एक बहुत ही स्टिकी किस्म का पॉइंट है। जो एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त हमारे सामने वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और उसका टोल बूथ है, जहाँ पर ओमान और ईरान के पास एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही इम्प्रेसिव, परसुएसिव उनके पास आर्गुमेंट है। वो परसुएसिव आर्गुमेंट इस तरह से है कि जब ये लॉ ऑफ द सी ऑफ ये जो बना है, जो यूनाइटेड नेशन का लॉ है, कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ द सीज़, तो उसी वक्त इस कानून को जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को एक इंटरनेशनल वाटरवे बनाया गया था, ईरान ने कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और इस कानून को अमेरिका ने भी रेटिफाई नहीं किया हुआ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ईरान ने इसको माना नहीं, अमेरिका ने इस कानून को रेटिफाई नहीं किया हुआ, क्योंकि अमेरिका के अपने भी बहुत से बॉन्ड्स इन द क्लोजर्स हैं, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। और ईरान ने और ओमान ने इसके ऊपर जो डायलॉग शुरू किया हुआ है इसे ना मानने का और आपस में इसकी सॉवरेनिटी रखने का, ये डायलॉग जो है वो 1960s से चल रहा है। और फिर इसके ऊपर मज़ीद 1980s में जब रेवोल्यूशन आ चुका था ईरान का, इस पर मज़ीद काम हुआ और उसके बाद इस पर मज़ीद काम हुआ है 2014-15 में इस पर मज़ीद काम हुआ। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पे सॉवरेनिटी और टोल बूथ की बात कर दी है। टोल बूथ एक नई चीज़ है, लेकिन इससे पहले से ये बात मसलसल चल रही है। अब इसमें जैसा कि पहले मसलसल लोग लिख रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर रिचर्ड ए पेप जो शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो लिख रहे हैं, ट्रीटर पारसी जो हैं, डॉक्टर ट्रीटर पारसी, उनका ये ख्याल है कि इस पर प्रोग्रेस हो सकती है। प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर जो हैं उनका ये ख्याल है कि इस पर प्रोग्रेस हो सकती है। अब इस पूरे प्रपोजल के एक नाक़िद जो इसको नहीं मानते थे चंद दिन पहले तक, रिचर्ड हास, बहुत मशहूर शख्सियत अमेरिका की, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन वो इदारा है न्यूयॉर्क बेस्ड, जिसकी कई जगहों पे और ब्रांचेस हैं, वाशिंगटन में भी ब्रांच है, यूरोप में भी ब्रांचेस हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन फॉरेन अफेयर्स को पब्लिश करता है। रिचर्ड हास जो है उससे पता नहीं 20 वर्ष तक उसके शायद प्रेसिडेंट रहे। रिचर्ड हास ब्लॉकेड को भी सपोर्ट करते हैं, बस समझते हैं ब्लॉकेड ईरान पे प्रेशर डालेगा, लेकिन रिचर्ड हास ने अब ये पोजीशन ली है कि ये जो ईरान टोल बूथ है इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकल सकता है और ईरान की उसमें से और इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म बन जाए। बात बड़ी मज़े की है कि असल में वो ये सोच रहे हैं कि ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का हो, इसका कंट्रोल और इसके ऊपर अमेरिका का भी रोल हो, ईरान को भी रोल जो है वो दिया जा सकता है। मेरा ख्याल है यहाँ पे ये काउंटर प्रपोजल ये होगा
कि चूँकि ओमान के नॉर्थ में मुत्तहिदा अरब इमारात है, क्योंकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के नैरोस्ट पॉइंट से बाहर है, लेकिन अगर यूएई को भी उसके अंदर ले आएँ, अमेरिका को भी उसका हिस्सा बना दें या सऊदी अरब को भी बना दें, तो इस तरह का ये मैकेनिज़्म काउंटर जो है प्रपोज़ किया जाएगा। मकसद ये है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हो सकती है। अब ये इसको बहुत नोट करने वाली चीज़ है। एक इसमें पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि ईरान और ओमान का जो आर्गुमेंट है, उसकी बेसिस ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, हर मुल्क को उसकी जो सी शेल्फ है या सी कॉरिडोर है, उसमें उसको 12 नॉटिकल माइल्स मिलते हैं। जो नैरोएस्ट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का, वहाँ वो सिर्फ 21 मील चौड़ी है। यानी अगर आप 12-12 24 करें तो ईरान और ओमान के अपने टेरिटोरियल वाटर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फॉल करती है। इसीलिए ईरान जो है उसमें ओमान को लेकर आया और ओमान के लिए ईरान इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को जहन में रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जब मैंने कहा ना कि न्यूक्लियर के ऊपर कोई ना कोई डील जो है वो हो सकती है, इसमें आप डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी ज़रूरतें और मजबूरियाँ हैं उनको जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि इस पूरी की पूरी तबाहकन जंग, जिसे लोग कहते हैं कि ये एक वॉर ऑफ चॉइस थी, ये अमेरिका की तारीख़ की सबसे, किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट का सबसे इरेशनल डिसीजन था। इससे पहले प्रोफेसर रिचर्ड जॉन मार्शामर का ये कहना है कि फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेट्स ने एक एनालिसिस किया था चंद बरस पहले, और उनका कहना ये था कि 200+ ईयर्स में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, अमेरिका ने जो सबसे इरेशनल डिसीजन किया वो इराक़ की जंग थी। और अब ये जो जंग है ईरान के ख़िलाफ़, ये अमेरिका की तारीख़ की सबसे इरेशनल किस्म की जंग है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को इसमें से निकलना है। आगे मिड टर्म का इलेक्शन है, उनकी चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात है मई में। उन्हें इसमें से एक कामयाबी और ऐसी विक्ट्री चाहिए जिसे वो अपने कम अज़ कम बेवकूफ़ किस्म का वोटर बेस है उसको वो सेल कर सकें, दुनिया का मुँह बंद कर सकते हैं, इज़राइल के मुँह में भी कुछ डाल सकें। और विक्ट्री का मतलब ये है कि वो ये क्लेम कर सकें कि मैंने इस जंग के नतीजे में ईरान का जो रजीम है उसको 2 दफ़ा मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को मार डाला, मैंने अली लारिजानी को मार डाला, मैंने IRGC की लीडरशिप मार दी, मिलिट्री की मार दी, नेवी डिस्ट्रॉय कर दी, एयरफोर्स डिस्ट्रॉय कर दी, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया, मिसाइल प्रोग्राम बहुत बुरी तरह से मैंने उनका तबाह कर दिया है, मैंने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो दफन कर दिया है। और अब मैंने उनको ये मजबूर कर दिया है कि वो 20 बरस तक या 15 बरस तक कोई एनरिचमेंट नहीं करेंगे। और जो हाँ, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपना जो एनरिच यूरेनियम है उसे अमेरिका के हवाले कर दें। अच्छा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ की और काउंटर प्रपोजल्स की गुंजाइश है, बिकॉज गुज़िश्ता 24 घंटे में रशिया की तरफ से एक बार फिर ये ऑफ़र की गई है कि रशिया कोऑपरेट कर सकता है और वो ईरान का एनरिच यूरेनियम जो है भी इस वक्त सिर्फ 940-50 पाउंड है, यानी 440 किलोग्राम है, उसे रशिया ले सकता है। और पहले ही की तरह जहाँ 25,000 पाउंड रशिया ने लिए थे ईरान से और उसके बाद उसको डिग्रेड करके लोअर लेवल की इन्रिचमेंट करके ईरान को उसके रिएक्टर के लिए वापस कर दिए थे, तो रशिया एक बार फिर उसको पीसफुल एटॉमिक पर्पसेस के लिए उस मटेरियल को ले सकता है, उसको वापस कर सकता है। पहले भी ये मैकेनिज़्म था, दोबारा भी ये मैकेनिज़्म जो है मौजूद आ सकता है। जब आप डोनाल्ड ट्रंप की ये सियासी मजबूरियाँ देखते हैं कि मिड टर्म से पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकें कि मैंने इस जंग का एक मंतकी अंजाम निकाला, देखा मेरी कितनी मैं कितना मेरा रोब, मेरा धाक, और मैंने सारे मसले का हल निकाल दिया और ईरान को मैंने ताबे कर लिया। मैंने एक ऐसी लीडरशिप ईरान के अंदर पैदा कर दी है इन द फॉर्म जिसके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं इन्हें कि डॉक्टर अब्बास अराग़ची और प्रिंसिपली तौर पे बाकर कलीबाफ जो है वो हमें डिलीवर करेंगे। तो ये एक कहानी यहाँ पे बन सकती है जिसे पॉलिटिकली सेल किया जा सकता है। यही वो चीज़ है जिसे एक दिन पहले डेविड इग्नाशियस ने, जो कॉलमनिस्ट हैं वाशिंगटन पोस्ट के, कई किताबों के नॉवेलिस्ट हैं, वो बेसिकली तौर पे पाकिस्तान भी बहुत आते रहे, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद के अंदर एक टिफ़नी बॉक्स ऑफ़र किया है ईरान को कि हम आपसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस जो हैं वो उठा सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत बेहतर मुस्तकबिल मिल सकता है, आप हमारे से न्यूक्लियर इशू के ऊपर डील कर लें। अच्छा, अब यह है कि डेविड इग्नाशियस के प्रपोजल में मिसाइल्स का कोई जिक्र नहीं है, उसके अंदर प्रॉक्सीज़ का कोई जिक्र नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कोई जिक्र नहीं है। तो ज़ाहिर है कि हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है उसकी बेसिस पे हम एक एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। अब इस्लामाबाद टॉक्स ईरान, हाँ, इस्लामाबाद टॉक्स के बारे में वाशिंगटन पोस्ट का एक एनालिसिस ये भी है कि अमेरिकन टीम को ये अंदाज़ा भी हुआ कि ईरान ने चूँकि इंसिस्ट बहुत किया है इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर कि ईरान की इकनॉमिक क्राइसिस बहुत बढ़ गई है और ये ज़ाहिर है कि दे स्मेल ब्लड ओवर हेयर, जैसे शार्क्स कहते हैं कि शॉक्स जो हैं दे स्मेल ब्लड, और ये समझते हैं कि हम इकनॉमिक्स जो अगर हम स्क्वीज़ करेंगे ब्लॉकेट के ज़रिए, जिसका मैं मज़ीद जिक्र करने वाला हूँ, तो हम ईरान को मज़ीद दबाव में ला के अपनी शराइत जो है ईरान से निकलवा सकते हैं। अब ये जो टिफ़नी बॉक्स है डेविड इग्नाशियस का, और जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि ट्रंप की एक डील हो सकती है ईरान के साथ मुमकिन तौर पे न्यूक्लियर इशू में, ये हरगिज़ भी इससे इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट की, बेंयामिन नेतन्याहू की, उनकी मिलिट्री की नीड्स पूरी नहीं होती। वो इस हवाले से बहुत परेशान है। इसराइल के अंदर पहले भी 2 सर्वे हुए हैं गुज़िश्ता 48 घंटे में, जहाँ पे लोगों की 70% ओपिनियन का ख्याल है कि इस जंग से उनके कोई भी गोल्स पूरे नहीं हुए और इस जंग में 40 दिन उनको
बैठना पड़ा है शेल्टर्स के अंदर। 40 दिन के बाद तो निकले हैं, ट्रैफिक नहीं थी इसराइल के अंदर कोई, उनकी ज़िंदगी सारी डिस्टर्ब हो गई। हमें नहीं पता कि उनके लॉसेस कितने हुए हैं। एक प्रिलिमिनरी सर्वे ये है कि उनके तकरीबन $11 बिलियन के लॉसेस हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर एम्यूनेशन का उनका खर्चा था। लेकिन इसराइल में बड़ी डिससेटिस्फेक्शन, अनहैप्पीनेस पाई जाती है और बेंजामिन नेतन्याहू मुसलसल स्पीचेस करके उन्हें यह एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि वी हैव अ ह्यूज सक्सेस, अ ट्रिमेंडस सक्सेस, अ हिस्टोरिक सक्सेस। ये वो टर्म्स बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू को और उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा ख़तरा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान में कोई डील हो जाती है न्यूक्लियर के इशू के ऊपर, और आपको पता है कि इसराइल का बिल्कुल भी इशू न्यूक्लियर नहीं है स्टेज पे, बिकॉज उनके हिसाब से उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई बरस के लिए डिग्रेड कर दिया है, और अगर दोबारा भी ईरान कुछ करेगा तो दोबारा भी आके उसको डिग्रेड कर सकते हैं। जिस चीज़ को वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे वो ये है कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं, ईरान की इकॉनमी परफॉर्म करने लग जाती है, ईरान इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के अंदर अपना तेल नॉर्मल प्राइसेस के ऊपर बेच सकता है, ईरान अपनी रिफाइनरीज के ऊपर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इन्वेस्ट कर सकता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है, अमेरिका के साथ यूरोप के साथ उसके ट्रेड रिलेशनशिप हो जाते हैं, उसके जो फंसे हुए पैसे हैं $100 बिलियन वो उसको मिल जाते हैं, उससे नॉर्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने लग जाता है, उसके स्टूडेंट्स अमेरिका में और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ सकते हैं। तो इसराइल की तो बेबे ही मर जाएगी। इसका मतलब ये है कि उनका तमाम का तमाम जो ग्रैंड विजन था, जिसके ऊपर जिसकी खातर उन्होंने इराक़ की जंग की, जिसकी खातर उन्होंने सीरिया की जंग की, जिसकी खातर उन्होंने सोमालिया और सूडान जो है उसके अंदर वो घुसे हुए हैं और वहाँ पर वो जो है वो उसको फ्रेगमेंट करना चाहते हैं अरब स्टेट्स को। इसका मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इनका एक 1980s का एक प्लान है कि किस तरह से आप जितनी भी अरब स्टेट्स हैं इसराइल के नेबरहुड में, उन सबको अगर आप फ्रेगमेंट कर दें, छोटी मोटी स्टेट्स में डिस्टर्ब कर दें, कयास पैदा कर दें, सिविल वॉर पैदा कर दें, तो उस इसराइल की स्ट्रेटेजिक पावर में इजाफा होगा। और यही चीज़ ये ईरान के साथ करना चाहते हैं। तो अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान में कोई डील होती है जिसका हमें शक और गुमान गुजरता है, अभी हम ज़ाहिर है उसकी तरफ बढ़े नहीं हैं और ज़ाहिर है कि कोई भी साइड इसको मान नहीं रही, मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि मुझे इसके जो बेयर बोन्स नज़र आ रहे हैं ट्रंप के, कि ट्रंप की रिक्वायरमेंट है कि मेरी किस तरह से डील जो है इनसे हो जाए। ये किसी भी सूरत में बेंजामिन नेतन्याहू को और इसराइल को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसे नाकाम बनाने के लिए अगले 48 घंटों में, ये चंद दिनों के अंदर कोई और ऐसी साजिश हो जाए, कोई एक और ऐसी चीज़ कर दी जाए कि सारा का सारा प्रोसेस जो है वो डीरेल हो जाए। अब आएँ उस ब्लॉकेड में जो हमारी इस वक्त की बेसिक न्यूज़ बनती है। अभी तक सेंटकॉम और इज़ पासिंग थ्रू दी मोशंस ऑफ दिस ब्लॉकेड। अभी तक ये ब्लॉकेड इफ़ेक्टिव तरीके से ऑपरेशनलाइज जो है वो नहीं हो सका। अमेरिका के मज़ीद जहाज़ जो हैं इस ब्लॉकेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने न्यूज़ आइटम देखी कि हर्बर्ट वॉकर बुश, जिसके कई दिन पहले हमें बताया गया था कि वो मेडिटेरेनियन पहुंचेगा, वो कभी भी मेडिटेरेनियन में दाखिल नहीं हुआ। उसने जबल तारक जिब्राल्टर क्रॉस नहीं किया, बल्कि उसने वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के साथ से नीचे जाके वो नमीबिया को उसने क्रॉस किया है, और वो साउथ अफ्रीका से टर्न करके साउथ से बिल्कुल नीचे से अब वो दोबारा अरेबियन सी से ऊपर आ रहा है। आने की कोई, अभी तो खैर वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के करीब है, वो ऊपर आना चाहता है अरेबियन सी में। वो क्यों नहीं गया? अगर वो जिब्राल्टर क्रॉस करता तो वो मेडिटेरेनियन में आता, वो मेडिटेरेनियन में आता तो फिर उसे स्विस कैनाल से क्रॉस करके रेड सी में आना था, बाबुल मंदब से उसको टर्न करना था टूवर्ड ईस्ट और उसको पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की तरफ आना था। उसने रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा ख़तरा ये है कि अगर वो वहाँ से कोई भी अमेरिकन वॉरशिप गुजरेंगे, कोई अमेरिकन वॉरशिप इस वक्त बाबुल मंदल के आगे पीछे नहीं है, इनको ख़तरा ये है कि हूतीज़ जो हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल है 48 घंटे पहले कुछ इसके बारे में स्टेटमेंट्स दी हैं, ऐलानात किए हैं, तो वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगे और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि उनको वहाँ पर नुकसान हो सकता है। इससे आपको अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वुल्नरेबिलिटी भी पता चलती है। और जो मसलसल मिलिट्री एंड नेवल सर्कल्स में डिबेट हो रही है कि नई टेक्नोलॉजी के तकाज़ों में और जो इन्वेंशंस हुई हैं, जैसे ये ड्रोन्स हैं, ये मिसाइल्स हैं, इसके नतीजे में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत इंप्रेसिव और मैजेस्टिक लगते हैं, लेकिन इनका भी फ्यूचर जो है वो जो है ना वो तकरीबन गैर यकीनी हो गया है कि इनकी ओवरऑल यूटिलिटी जो है वो किस किस्म की है। अब इसके ब्लॉकेट जो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हो सका, और एक आध ईरानी जहाज़ जो रजिस्टर्ड था वो इसमें से ग़ालिबन उसने इसको उबे भी नहीं किया, अभी तक सेंटकॉम ने शायद उसका कुछ किया भी नहीं है। और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 मिलियन बैरल्स का ऑयल जो है वो ऑलरेडी हाई सीज़ में ईरान से निकल चुका था, ईरानियन ओरिजिन ऑयल विच इज़ बाउंड टूवर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज़, जो प्रेडोमिनेटली इंडिया की तरफ जा रहा है या और जगहों पर जा रहा है, ईरान की तरफ जा रहा है। तो वो तो अब इस ब्लॉकेट की जद से निकल चुका है, जिसकी तारीख से पहले निकल चुका है, यानी ट्यूसडे में 10 AM से पहले वो निकल चुका था इस पूरे एरिया से। तो वो तो इसकी जद में नहीं आएगा। अलबत्ता प्रिंसिपल गोल ये है कि ईरान अपना तेल ना बेच सके, ईरान को सप्लाईज ना मिल सकें, और ईरान के जितने भी कोस्टल पोर्ट्स हैं उनको भी जो है ब्लॉकेट में लाया जाए। अब मैंने ये पढ़ा है कि इससे पहले इस किस्म का मुकम्मल ब्लॉकेट जो है
वो कभी अमेरिकन फोर्सेस ने करने की कोशिश नहीं की। गो के रेफरेंसेस हमने कल दिए थे पढ़ के कि रिसेंटली अभी जो क्यूबा का ब्लॉकेड है या इससे पहले वेनेजुएला का जो ब्लॉकेड किया गया है वो इसी किस्म का ब्लॉकेड था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इस किस्म का ब्लॉकेड इससे पहले अमेरिकन मिलिट्री ने पैसिफिक कमांड में सिर्फ 1962-63 में किया था, जब क्यूबा का जॉन एफ कैनेडी ने ब्लॉकेड करने का हुक्म दिया था। और वो एक मुकम्मल ब्लॉकेड था ताकि सोवियत्स जो हैं वो किसी किस्म के न्यूक्लियर मिसाइल्स या मिसाइल्स जो हैं वो क्यूबा के अंदर मजीद ना ला सकें, उसको सप्लाईज ना दे सकें। वरना किसी मुल्क का इस किस्म का ब्लॉकेड कि उसको खुराक ना मिल सके, रसद ना मिल सके, मशीनरी ना मिले, इंडस्ट्रियल पार्ट्स ना मिले, कुछ भी उस तक की पोर्ट्स तक ना पहुंच सके, ऐसा ब्लॉकेड जो है वो इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने अटेम्प्ट जो है वो नहीं किया। तो इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसमें मैकेनिज्म इसका क्या होगा, इसके बारे में बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं। वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, अल जज़ीरा में, टीआरटी में, हर जगह एक ही किस्म की लोगों से बात करके स्पेकुलेट किया गया है कि सेंटकॉम क्या करेगा। सेंटकॉम का एक्चुअल प्लान क्या है वो बिल्कुल भी स्टेज पे क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि अमेरिका की मिलिट्री की ताकत से कोई इनकार नहीं, लेकिन इसके रिजल्ट्स हो सकता है वो ना निकल सकें जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोच रखे हैं। बिकॉज क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा इकोनॉमिक पेन यहाँ पे बर्दाश्त कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करेंगे या ईरान ज़्यादा देर तकलीफ जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। ईरान की 50% एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी उसके ऑयल रेवेन्यूज़ पे डिपेंडेंट है, तो ज़ाहिर है कि ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन इसमें जो क्रूशल फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका किसी के पास जवाब नहीं है वो ये कि जीसीसी कंट्रीज़ क्या अपने फर्टिलाइज़र्स को, हीलियम को, अपने ऑयल को, अपनी गैस को यहाँ से निकाल सकेंगे, ईरान नहीं निकाल सकेगा, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अभी तक उनका भी सामान वहाँ से नहीं निकल पा रहा। और जब अब ईरानियन को भी बंद कर देंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिकन कोई ऐसी तरह से अपने आप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में कंडक्ट करें कि सऊदी अरब का, यूएई का, बहरीन का, कुवैत का सामान यहाँ से निकल सके। क्योंकि इशू सिर्फ ऑयल का नहीं है, इशू जो है वो फर्टिलाइज़र्स का भी है, इशू हीलियम गैस का भी है जो सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल होती है, इशू एल्यूमिनियम का भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर ये भी नहीं मिल सकेगी, ईरान भी ठप हो गया, जीसीसी भी ठप हो गए, तो फिर तो ज़ाहिर है कि इसकी इकोनॉमिक पेन इतनी होगी यूरोप के लिए, एशियाई कंट्रीज़ के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस ब्लॉकेड को बहुत देर तक सस्टेन करना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। अब ऑयल प्राइसेस का क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस पहले ऊपर गई, फिर ऑयल प्राइसेस जो हैं उसमें दोबारा डिप आ गया। 103 पे जब ब्रेंट क्रूड गया वो दोबारा 99 पे आ गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या मामला है, ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे मॉर्निंग में नया शोशा छोड़ दिया है कि मुझे ईरान का प्रपोजल मिला है, अब वो मुझसे बात करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सारे मामला ठीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से दोबारा ऑयल मार्केट्स को भी और स्टॉक मार्केट्स को ये लगा है कि यार चीज़ें किसी सही डायरेक्शन में जा रही हैं, यहाँ पे कोई बड़ी जंग जो है वो नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बाकी कंट्रीज़ का कहा था कि बहुत मुल्क आ रहे हैं मेरी मदद करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में ये सारा कुछ इम्पोज करने के लिए ब्लॉकेड को, उनमें से कोई भी नहीं आया, सबने टक्का जवाब दे दिया है। अब तक की सिचुएशन ये है कि सारे कंट्रीज चुप हो गए और कोई इसका हिस्सा नहीं बनना चाह रहा। और ब्रिटेन और फ्रांस कह रहे हैं कि उनकी अपनी 40 कंट्रीज़ की एक मीटिंग होगी और वो देखेंगे कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बाद में ऑपरेशनलाइज जो है वो करना है। और इटली की, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉर्जियो जो मेलोनी है वो तो अब डोनाल्ड ट्रंप के साय से भी डर गई हैं। बात मेरी लंबी हो गई है, मेरे पास और भी पॉइंट्स थे, लेकिन उनको मैं अगले वीलॉग में लेके जाऊँगा। वैसे भी मैंने बड़ा तफसीलन वीलॉग करना है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।